Good morning class. I am your assistant teacher of class 8th. Today we will start the explanation of chapter number 2, which is on page number 11. Open page 11. We all know that surface of the earth we live on is called length. हमें सबको पता है कि जिस सरफेस पे अर्थ के हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि 30% पूरे अर्थ का एरिया कवर करता है, और बाकी का जो है वो कहाँ है, वो वाटर पे है. ओके. All parts of this small percentage are not suitable for habitation. It is because of the rugged topography, steep slopes of the mountains. लैंड के सारे पार्ट पे ही हैबिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि टोपोग्राफी की वजह से वहाँ की जो लैंड की जो लो लाइंग एरियाज, क्योंकि वहाँ पे कम लोग हैं, कम लोग रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे भी मुश्किल है होना, डेजर्ट एरियाज पे भी है, वाटर भी प्रॉपर होना चाहिए, और थिक फॉरेस्ट एरियाज भी हैं. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन्स और रिवर वैलीज होती हैं, जो प्लेन्स हैं वहाँ पे हम वहाँ का जो एरिया है, वहाँ को जो लैंड है वो अच्छा है, फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए. सो हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए जो प्लेन्स मतलब जो समतल एरिया होता है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. अब वाटर लैंड रिसोर्सेज. अर्थ इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम. अर्थ जो है वो यूनिक है पूरे सोलर सिस्टम, मतलब अनोखा है. क्यों है अनोखा? बिकॉज वहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, वहाँ एयर है, लैंड है. एक लिविंग थिंग को जीने के लिए क्या चाहिए? लैंड, एयर, वाटर. अर्थ पे तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं और डिवाइडेड हैं एक दूसरे के, जिसमें कि लैंड 21% है अर्थ सरफेस पे, और जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री गिफ्ट है. किसका? नेचर का. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, और गेट मोस्ट ऑफ देयर नीड फ्रॉम इट. और काफ़ी जो उन्हें चाहिए वो उन्हें लैंड से मिल जाता है. वी यूज़ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज़. हम लैंड को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप को उगाने के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को चारा खिलाने के लिए, माइनिंग मतलब रिसोर्सेज निकालने के लिए लैंड में से, इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए, और बहुत कुछ चीज़ों में हम लैंड को यूज़ करते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन फिज़िकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. जो लैंड की उपयोगिता है वो किस पे डिपेंड करती है? फिज़िकल और ह्यूमन फैक्टर्स पे. ये क्या इंक्लूड करता है? रिलीफ फीचर्स, जैसे सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. हर जगह की, हर लैंड की क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कैसी है, कि अच्छी क्रॉप ग्रो हो जाएगी या नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के इस क्रॉप के लिए क्लाइमेट कंडीशन सुटेबल है या नहीं, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन, मतलब कितना गहरा है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, कितनी नहीं है, कितने लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, कितनी ऑक्यूपेशन हो चुके हैं कितने एरिया में. सब ज़रूरी है लैंड रिलीफ फीचर्स में, ये सब आता है. नाउ वन कैन नोटिस दैट स्लोप ऑफ लैंड, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉइल कवर, द नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, द अवेलेबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एटसेट्रा हेल्प इन डिसाइडिंग लैंड यूज इन आर पर्टिकुलर एरिया. एक ने देखा होगा स्लोप मतलब लैंड का समतल है या टेढ़ा मेढ़ी लैंड है, या फिर क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी सॉइल की, उसका नेचर, उसके रॉक्स, मिनरल्स कौन से उस सॉइल में अवेलेबल, उसमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर है या नहीं. तो ये सब जो फीचर्स हैं ये किसको बताते हैं? लैंड यूज के ये वाली लैंड इस चीज़ में यूज़ होगी, ये वाली लैंड इस चीज़ में यूज़ होगी. इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल, और ह्यूमन फैक्टर्स मतलब लोग, पीपल, जो लोग होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस लैंड यूज. जो लाइफ स्टाइल होता है मतलब लोगों का रहने का जो तौर तरीका होता है वो उससे भी अफेक्ट होता है, लैंड से भी वो अफेक्ट होता है. द लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ रीजन ऑल्सो अफेक्ट्स लैंड यूटिलाइजेशन. जो लोकेशन होती है लैंड की वो किसको
अफेक्ट करती है लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूज़ कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड रेलवेज इन अ पर्टिकुलर एरिया. लैंड की मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, मतलब उसको पहचानना, जिससे कि और आगे कंस्ट्रक्शन हो सके, नई रोड्स बन सकें. अगर वो बेकार रोड होगी तो उसको क्या, बेकार ज़मीन होगी तो क्या होगा, रोड बन जाएंगी, वो रेलवेज बन जाएंगी अलग अलग जगहों पे. लैंड यूज इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. जो लैंड यूज़ है वो भी क्या है, एक लिमिटेड है. मतलब अगर हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. द लोकेशन ऑफ न्यू हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट वुड सेट अप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द नेबरिंग रीजन. जो ये नई लोकेशन बनी है हाइड्रो एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमें वाटर से मिलती है, वो भी बहुत जगह जगह यूज़ होती है. इंडस्ट्रियल सेटअप में यूज़ होती है, काफ़ी जगह जगह यूज़ होती है. माउंटेनस रीजन्स बिकम सेंटर्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वंस दे हैव बिकम एक्सेसिबल बाय रोड्स. जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वो क्या बन गए हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के सेंटर्स बन गए हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं वहाँ पे. मतलब जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं वो रोड्स बना लेते हैं. लैंड विच वॉज एट वन टाइम यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल इज़ नाउ अंडर वेजिटेबल कल्टिवेशन. द विलेजेस नेबरिंग द बिग सिटीज़. जो लैंड ग्रेजिंग के, मतलब जो लोगों, जो एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है. ग्रेजिंग मतलब वो घास उखाड़ के खाते हैं एनिमल्स, तो घास वगैरह ही खाते हैं, तो उससे क्या है, लैंड ख़राब होती है. तो वो जो लैंड है वो अब वेजिटेशन कल्टीवेशन में आ गई है. दिस हैज़ बिकम पॉसिबल आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये सब कब कैसे पॉसिबल हुआ है, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ है. ओके. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ टेरी लैंड्स वर एट वन टाइम इन्फेस्टेड विद मलेरिया ब्रीडिंग मॉस्किटोज. कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गंदगी है, इसीलिए मलेरिया वगैरह हो जाता है. ब्रीडिंग मॉस्किटोज ही करते हैं ना मलेरिया, क्योंकि वहाँ गंदी जगह हैं. दे वर रिक्लेम्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आर नाउ रिच एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स. तो वो उन्हें देखा गया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद, और अब वो कैसी हैं, अब वो रिच हैं एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स में. This is an example of how even with a limited area better result can be obtained through proper land use. इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि भले हमारे पास लिमिटेड एरिया है, लेकिन अगर हम सही यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे लैंड यूज़ का, जब हम प्रॉपर यूज़ करेंगे लैंड को, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना. लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. तो द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया मतलब जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, 330 मिलियन हेक्टेयर्स. बट द फिगर अबाउट द लेकिन जो लैंड का एरिया है वो क्या है, 305 मिली हेक्टेयर्स, मिलियन होगा ये. ओके. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज़ एज अंडर. तो हम देखें पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो क्या है लैंड यूज पैटर्न. फर्स्ट नेट सोन एरिया, मतलब जो यूज़ हो गया है जिसमें सीड सोन हो गए हैं वो क्या है 46%. एरिया सोन मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार जो एरिया सो हो गया वो है -15%. एंड टोटल कितना है 31% में से -15% हमने एरिया सोन कर लिया है. फॉरेस्ट एरिया जो है वो कितना है -22.5%. परमानेंट पेस्चर्स कितना है -4. ट्री क्रॉप्स एंड फेलो लैंड मतलब बेकार बंजर जो लैंड होती है वो कितनी है -7. कल्टिवेटेबल वेस्टलैंड, कल्टिवेटर मतलब जिसमें एक ही बार सिर्फ क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, फिर वो क्या है एक बार होकर वेस्ट हो गई, तो कितनी है 6.5%. नॉट अवेलेबल फॉर कंडीशन कितनी है, जो मतलब जिसमें कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता वो है -14%. तो ये सब अलग अलग डेटा अवेलेबल है लैंड यूज़ पैटर्न का. इंडिया है वो लार्ज कंट्री है विद लार्ज पॉपुलेशन. लैंड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. लैंड की ज़रूरत है, क्यों है, क्योंकि जिससे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना फूड क्रॉप्स ग्रो कर सकें, और रॉ मटेरियल्स किसके लिए ग्रो हो जाए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो भी किसके लिए यूज़फुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज़फुल है. ऑल टाइप्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. सारी लैंड कल्टिवेट नहीं होती. कौन सी लैंड कल्टिवेट होती है, जिनकी ये फीचर्स हों. जैसे पहला है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल,
जो कल्टीवेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्टिलिटी, मतलब जो उसकी उपजाऊ है, क्योंकि वो कितनी उपजाऊ है, उसमें कितनी क्या है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने क्या हैं, मतलब सभी देखना। द रिलीफ ऑफ द लैंड, मतलब वो ठीक है, उसमें कहीं पत्थर वत्थर तो नहीं है, बेकार तो नहीं है कहीं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उस सॉइल में वाटर जो है वो अवेलेबिलिटी हो जाएगी, या फिर उस रीजन में जहाँ भी वो लैंड है वहाँ वाटर अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। और नीड ऑफ द पीपल, नीड ऑफ द पीपल मतलब लेबर, क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो चीज़, ठीक है। द टोटल लैंड रिसोर्सेज इन आवर कंट्री इज़ फिक्स, जो लैंड रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में वो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब डिमांड से क्या मतलब है, जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, लिमिटेड है। दस इट इज़ एसेंशियल टू प्रिपेयर अ प्रॉपर लैंड यूज़ प्लान ऑफ द अवेलेबल लैंड, तो ये ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर लैंड यूज़ प्लान बना लें। तो ये कैसे हो सकता है, चेकिंग द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स, हर महीने हर साल चेक करना कि मतलब जब हम जो एरिया अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जिसमें अच्छी फर्टिलिटी नहीं होगी, ग्रेजिंग होती जाएगी, लोग ओवर यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो डेजर्ट बन जाएगा। तो ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ ऐसी जगहें बन गई हैं। अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, हमें साइंटिफिक टेक्निक्स मतलब मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें डालनी चाहिए उनमें। कंजर्विंग सॉइल्स एंड फॉरेस्ट, सॉइल्स मिट्टी वगैरह और फॉरेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व मतलब बचाना चाहिए। प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमें उसे ढंग से पानी देना चाहिए, अगर क्रॉप को पानी नहीं मिलेगा, इरिगेशन मतलब पानी देना क्रॉप को, ओके। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स में क्या आ जाती हैं, जैसे काऊ डंग, वेजिटेबल पील्स, गाय का गोबर, और ये जो हमारी छिलके होते हैं हम फेंक देते हैं, ये भी क्या किस में आ सकते हैं, मैन्योर में यूज़ हमें करना चाहिए। तो ये क्या था, इससे क्या हो सकता है कि हमारी जो लैंड जो बेकार है वो भी सही हो सकती है, और हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी लैंड हमारे पास बची है और कितना हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक मटेरियल्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। सॉइल कैसे फॉर्म हुई, जब बहुत हज़ारों साल पहले रॉक जो थी, जो पत्थर थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में दब गए वो, तो वो क्या बन गए, वो सॉइल बन गए। वेदरिंग बाय विंड, रेन एंड फ्रॉस्ट ब्रेक्स डाउन द रॉक्स इनटू मिनट पार्टिकल्स दैट आर वॉश्ड डाउन बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो ये क्या हुआ फिर, जब वो दब गए, पूरा वो पत्थर अब बिल्कुल समतल हो गए, बिल्कुल मिट्टी से बन गए, तो ऐसे क्या हुआ, सॉइल फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन रेन एंड एसिड इन द सॉइल अटैक रॉक्स डिजॉल्विंग देयर कॉम्पोनेंट। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं किसके साथ, रेन के साथ, और जो एसिड है सॉइल में वो क्या करता है, वो हमारी रॉक को ख़राब कर देता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स कॉज बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो क्या है, वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्रॉप क्या होगी, बेकार ग्रो होगी। मैन इंक्लूडिंग एनिमल्स हैव डिपेंडेड अपॉन सॉइल फॉर देयर सस्टेनेंस सिंस द डेज ऑफ अर्ली फार्मिंग। जो लोग जिनके पास जानवर हैं उनको तो लैंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सॉइल की, ओके। वाइल द अर्ली फार्मर्स डिपेंड अपॉन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आजकल की जो जनरेशन है वो पूरे सॉइल पे ही डिपेंडेंट, लेकिन जो अर्ली फार्मर्स थे वो किस पर डिपेंड करते थे, नेचुरल फर्टिलिटी, जो हमें नेचर से फर्टिलिटी मिलती है, किसकी, सॉइल की। लेकिन मॉडर्न फार्मर्स रिप्लेस द लॉस्ट फर्टिलिटी बाय कंपोस्ट एज वेल एज केमिकल मैन्योर्स। लेकिन जो आजकल के फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, केमिकल्स डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। द following are the major soil types found in India। अब इंडिया में भी काफ़ी अलग अलग तरीके की सॉइल्स हैं। तो पहला है हमारा एलुवियल सॉइल, द प्लेन्स ऑफ हिमालयन रिवर्स, गंगा, सतलज, ये सब जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इनके अंदर सॉइल्स हैं वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल। अबाउट 40% ऑफ एरिया इन इंडिया इज़ मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। 40% एरिया जो है, लैंड एरिया, वो किसका है, वो एलुवियल सॉइल का है। इसके प्लेन्स का है, गुजरात में है, और ये किसके डेल्टाज में है,
महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। किससे बनी है ये सारी, मतलब इसमें किसकी सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल। This is the part A of the explanation. In the next video we will continue from here. Now you have to read this part A. Thank you class and have a nice day. Goodbye.